जी बच्चों, हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम करने जा रहे हैं वो है 13.7। इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था वो था 13.6। तो नेक्स्ट 13.7 की डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी बनी हुई है, वो डायग्राम मैं यहाँ बनाने लगा हूँ। रफ से डायग्राम बनाऊंगा जल्दी जल्दी में, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, यू नो दैट। ओके, सो यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, आई फॉरगॉट। और उसके बाद ही हमारे पास दूसरा सोर्स है, ये है प्लस में माइनस में, ये प्लस का है और ये माइनस का है। और यहाँ पे हमारे पास है जी रजिस्टर। ओके, सो ये हमारे पास R1, ये R2, ये E1, ये E2, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यूज दी गई हैं वो लिख लेते हैं। ये दिया गया जी E2 हमारे पास 9 वोल्ट, R1 हमें दिया गया जी कितना 18 ओहम, R2 दिया गया हमें 12 ओहम, E2 दिया गया हमें 6 वोल्ट। ओके जी, ये डायग्राम है। अब हमने इसे क्या करना है, सोल्व करना है। निकालना क्या है, मैं अब स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। क्वेश्चन की फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जी। अब आप देखेंगे दो रेजिस्टेंस है, इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो हमने मालूम करना है। सोल्यूशन में मालूम करना है जी हमने R1 से R2। R1 जो है R1 में से, यानी I1 जो है R1 में से, और I2 जो है हमने इसमें से मालूम करना है R2 में से, ठीक है। ये दो करंट जो है ड्यू टू E1 और E2 जो है निकल गए। हम इस सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को किस तरह सोल्व करेंगे, हम इस सर्किट को सोल्व करेंगे बाय अप्लाइंग द किरचॉफ रूल। सो अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड रूल, ठीक है जी। तो किरचॉफ का सेकंड रूल लगा के देखते हैं क्या बनता है। पहले हम किरचॉफ को रूल लगाने से पहले हम इसके दो लूप बनाएंगे। पहली लूप हमारे पास कह लें जी ये I1 लूप है, और दूसरी ये है हमारे पास I2 लूप। तो दो हमने क्लॉकवाइज लूप्स जो हैं वो बना लिए हैं। फर्स्ट लूप के लिए इसको सॉल्व करते हैं जी। फर्स्ट लूप में आप देखेंगे हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है, लूप डायरेक्शन जो है वो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट सोर्स जो होगा वो होगा प्लस का। सिमिलरली ट्रांसवर्स कर रहे हैं, हम ट्रेवर्स कर रहे हैं करंट को थ्रू द R1 इन द डायरेक्शन ऑफ R1 रजिस्टर, तो इसको माइनस मिलेंगे। लेकिन कीप इट इन माइंड के यहाँ पे हमारे पास जो दो करंट गुजर रहे हैं वो दोनों ऑपोजिटली साइड पे हैं, लेकिन ग्रेटर हमारे पास I1 है माइनस I2 थ्रू द R1, और सम हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 18 माइनस I1 I2, और R1 आपको पता है, ये मैंने गलत पुट कर दिया, ये है 9 एक्चुअली, और R1 हमारे पास 18 वोल्ट है और 18 ओहम है एक्चुअली, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर आप देखें तो माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं I1 माइनस I2 18, और ये हो जाएगा 9। यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि I1 माइनस I2 इक्वल 9 डिवाइड बाई 18। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास I1 माइनस I2 इक्वल टू बच्चों आ जाता है 0.5। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमने 1 इक्वेशन जो है सॉल्व की है बाय अप्लाइंग द किरचॉफ सेकंड रूल। ओके, सो नाउ अप्लाइंग द किरचॉफ सेकंड रूल टू द सेकंड लूप। अब हमने सेकंड लूप के लिए इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड लूप अप्लाइंग द सेम कंडीशन, sum of all the potential changes across a closed circuit is equal to 0। so second loop के लिए देखें जी, हमारे पास यहाँ पे जो करंट सोर्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो हम नेगेटिव में लेंगे। E2 हमारे पास नेगेटिव होगा, माइनस इसी तरह ट्रांसवर्स हो रहा है करंट I2 थ्रू R2, सिमिलरली माइनस इसमें लेंगे I2 ग्रेटर लेंगे, अब I1 लेस लेंगे थ्रू R1 इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी। E2 हमारे पास 6 वोल्ट है, माइनस I2 हमने निकालना है, जबकि R2 हमें पता है 12 वोल्ट है, माइनस इसी तरह I2 और I1 तो हमने निकालने, R1 हमारे पास 18 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, माइनस 12 I2, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस के 18 I2 प्लस के 18 I1 और इक्वल टू 0। मैंने किया क्या है, सिर्फ अंदर माइनस को लेके गया हूँ। I2 माइनस I1 जो है इसमें माइनस अप्लाई होगा अंदर। अब आप देख सकते हैं कि माइनस का 12 I2 और माइनस का 18 I2 जो है ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की आ गई, माइनस 30 I2 और प्लस के 18 I1 इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम इसको देखें कुछ इस तरह से कि माइनस
प्लस माइनस माइनस, ये यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस लगाना मैं भूल गया था, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी आना है, माइनस का E2 सोर्स जो माइनस में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव है तो माइनस E2 लेंगे। पहले केस में लो से हाई थी, प्लस E1 लिया था हमने। ओके, सो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये हो जाएगा 30, यानी कि 18I1 प्लस, बल्कि नहीं, माइनस 30I2 इक्वल टू 6, यहाँ से 6 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 3I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 3I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 1 आ जाता है। इस बच्चों इस इक्वेशन को आप नाम दे रहे हैं 2 का। अब ये दोनों इक्वेशन जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि इसे हम फ्यूचर पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। सो ये मैं ऊपर करके लिख देता हूँ, हमारे पास जो आई है यानी कि 3I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास। ठीक है, ये दो इक्वेशन जो है दोनों लूप्स को सॉल्व करके निकाली है। अब हमने ये दो इक्वेशन जो है दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन चुकी है, इनको अब हम इस्तेमाल करके इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बच्चों इसको सॉल्व करके जब आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जब आपने वैल्यू निकालनी है किसकी भला, यस, जब आपने वैल्यू निकाली इन दोनों को सॉल्व करके तो आपके पास I2 की वैल्यू आती है 0.25 और I1 की वैल्यू आएगी आपके पास 0.75। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो सिंपल, हाउ कैन यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, कैसे आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक ही वैल्यू दूसरे में पुट कर दें या दोनों के कोफिशिएंट जो है एक वेरिएबल I1 के कोफिशिएंट इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो करंट की वैल्यू आती है ना वो हम देख लेते हैं जी। ओके, सो करंट हमारे पास जो है तब आता है I2 जो है आता है हमारे पास जब इनको सोल्व करते हैं, फाइनल आंसर नहीं है ये, जब इनको हम सोल्व करते हैं तब जो आंसर आता है वो आता है 0.25 एम्पेयर, और I1 जो है ये हमारे पास जब आता है ये आता है 0.75 एम्पेयर। अब हमने क्या करना है, हमने वही देखना है कि R1 में से देखें क्या आंसर आएगा और R2 में से देखें क्या निकलेगा। जब हमने R1 में से निकालना है यानी कि करंट थ्रू R1 हमारे पास क्या होगा, I2 माइनस I1। अब निकालते हैं R1 में से, तो वो क्या होगा, I1 माइनस I2। ठीक है, ये होता है ना हमारे पास। तो इसको जब हमने सोल्व करना है तो आंसर हमारे पास आना 0.51। ठीक है, सो इसको जब हमने सोल्व करना है तो आना 0.51। I1 जी हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को वैल्यू पुट कर लें आप, यानी कि 0.75 माइनस 0.25, तो इसको जब आप सॉल्व करता है 0.5 एम्पेयर इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर आपके पास है, सो सिंपल यू कैन सॉल्व दिस। 0.75 और माइनस कर दें 0.25 को, तो आंसर आपके पास था 0.5। आपके पास ये करंट आ गया। इसी तरह आपने करंट दूसरा निकालना है, I2 निकालना है, तो I2 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी निकली हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा I2 करंट थ्रू द R2, तो R2 में से आपके पास ये आ जाएगी I2 की वैल्यू। तो बच्चों इस तरह जो है आपने, ये R2 में से होगी और ये होगी आपकी R1 में से। ओके, तो नेक्स्ट जो है अब हम निकालने जा रहे हैं, आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, V इक्वल टू IR। ये चेक करके देखते हैं। एक ये हो गया और I2 जो है एक्चुअली ये तो R1 हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास एक R1 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, R2। ठीक है, इस तरह जो है हमने इस क्वेश्चन को जो है आपने सॉल्व करना है। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे भी और देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है अब हमने करना है वो है हमारे पास 13.6 की जो है वो डायग्राम, वो भी मैं बना लेता हूँ।
आपकी बुक के अंदर भी बनी हुई है। इट्स अ क्वाइट लॉन्ग क्वेश्चन। जी 13.8 में है जो डायग्राम वो बनाने लगा हूँ। इसके अंदर जी हमारे पास 6 रजिस्टर आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा ड्रा करते हैं रफली जल्दी जल्दी से। ओके, हेयर ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसको थोड़ा और नीचे ले जाएं, ठीक है जी। और अगली है हमारे पास, इधर भी आ रहा है, और इसका सेम ही है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओके जी, ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर बनी हुई है। ये हमारे पास सोर्स E1, इसको बाद में नाम देते हैं। ओके, इसको पहले मैं ना वो लिख लूँगा क्या क्या हमें गिवन है। हमें दिया गया जी ये 6 वोल्ट है, ठीक है, और ये 1 ओहम है, दूसरा हमारे पास 2 ओहम है, और दूसरा सोर्स जो है वो हमें दिया गया है 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट दिया गया है, और हमें क्या गिवन है, ये रेजिस्टेंस 2 ओहम, ये भी 1 ओहम, और क्या है जी, के आई फॉरगॉट अनदर रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगाई हुई है उसने। ओके, ये भी इसमें रेजिस्टेंस लगाई हुई है। मैं थोड़ा सर्किट उसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ले आते हैं। ओके बच्चों, ये भी एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है जो भूल गया था बनानी, ये भी 2 ओहम लगाई हुई है उसने। ओके, ये 2 ओहम है, और ऊपर वाली 1 ओहम है। ओके, और क्या है, इसकी वाली भी, ये भी 1 ओहम है। सो इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 2 सोर्स है, और 1 2 3 4 5 6 आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं, यानी रेजिस्टर आपके पास 6 है, और सोर्स जो हैं वो आपके पास 2 सोर्सेज हैं। तो इस न्यूमेरिकल को हम कुछ इस तरह सोल्व करेंगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा कुछ सोल्व करके लेके भी आऊँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। इसको लेके चलते हैं जी। ओके, इस न्यूमेरिकल को कुछ इस तरह हम सोल्व करेंगे। 13.8। ओके, तो 13.8 को सोल्व करते हैं। तो अब आप देखें कि हमने जब भी कोई सर्किट एनालिसिस करना होता है, सर्किट को सोल्व करना होता है, उसके लिए हम 2 लूप जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लूप ड्रॉ करते हैं। कोशिश ये होती है कि पहली लूप हमारे पास पॉजिटिव ही हो जाए, यानी इसको I1 कह लें, और इस वाली लूप को आप नाम दे लें I2 का। ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज जो है लूप जो है 2 ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे इनको थोड़ा नाम देते हैं। नाम इस तरह कुछ देना है, ये हमारे पास E1 हो जाएगा, ठीक है। इसको E1 कह लें, इसको R1 कह लें, आप इसको R2 कह लें, ठीक है। इसको आप R3 का नाम दे लें, और जी इसको आप नाम दे लें R4 का, इसको R5 का, और इसको आप नाम दे लें R6 का, ठीक है। यानी कि रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 4, 5 और 6, यानी इसी तरह हमने इसको रोटेशन में 1 2 3 4 5 6, यानी इसी तरह जो है हमने इसको नाम भी दे दिया, साइन कर दिया रेजिस्टेंस को। फाइंड क्या करना है, फाइंड द करंट एंड पावर डिसिपेशन इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमने क्या क्या मालूम करना है जी, इसमें हमने एक तो करंट मालूम करना है, यानी करंट हमारे पास I जो है, यानी कि I1, I2, I3, I4, I5 और I6, ये हम निकालेंगे इसमें से I1, I2, I3, I4 और I5, यानी सबको हम करंट, ये I1, I2, I3, I4, I5 का मतलब ये है कि R1 इसमें से, I1 इसमें से, I2 इसमें से, I3। अगर जनरली अगर हम देखें तो ये हमारे पास सारे करंट जो हैं बच्चों सिर्फ 2 करंट है। अगर इनको जर्नलाइज लिखेंगे तो जर्नलाइज हमारे पास 2 करंट बनते हैं। दोनों लूप करंट जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं, एक तो I1 है और एक है I2। ये हमने हर रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा ये हमने मालूम करना है।
इट्स क्वाइट अ लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो इसमें एक तो ये हमने मालूम करा, दूसरा हमने पावर डिसिपेशन जो है वो मालूम करनी है, पावर डिसिपेशन। ये दो चीज़ें जो है हमने मालूम करनी है, एक तो हर रजिस्टर के क्रॉस करंट मालूम करना है और दूसरा हमने पावर डिसिपेशन जो है ये मालूम करनी है। तो इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट लूप लेते हैं, फर्स्ट लूप के ऊपर सेकंड किरचॉफ रूल लगाते हैं, सेकंड किरचॉफ रूल। तो फर्स्ट लूप के ऊपर आप सेकंड किरचॉफ रूल लगाओगे, इसी तरह फिर आप सेकंड के ऊपर, फिर थर्ड के ऊपर, और यानी कि थर्ड तो है नहीं, दो लूप ही हैं हमारे पास। तो सेकंड रूल लगाते हैं। सेकंड रूल में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो अगर हम देखें, सो E1 में हम लेके चलते हैं, E1 और E2 में जो करंट की डायरेक्शन है उनको देखते हैं। यहाँ पे हमने देखना है करंट की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये हमारे पास माइनस का E1 हो जाएगा। इसी तरह R1 में से गुजरेगा I1, ये भी माइनस का R1 हो जाएगा, I1 R1। और जब बच्चों ये R2 में से गुजरेगा, जब देखें R2 में से गुजरेगा, इधर से ये I1 आ रहा है और इधर से I2 आ रहा है, लेकिन हमने I2 जो है वो ग्रेटर लेना है और I1, और बल्कि I1 हम ग्रेटर लेंगे और I2 सेकेंड लूप का वो स्मॉलर लेंगे, ये R2 में से हो जाएगा। और R3 में से गुजरेगा जब माइनस का I1 R3 इक्वल टू 0। देखें किस किस में से गुजर रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। E1 हमारे पास 6 है, ये माइनस का 6 आ जाएगा। इसी तरह वो हमारे पास R1 1 है, तो 1 इसे लिख लो 1 I1 माइनस I1 I2, R2 आपके पास कितनी है जी, 2 ओहम है, माइनस R3 भी आपके पास 1 ही है, और ये I1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने जो है वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, माइनस के 6 माइनस के I1 हो जाएंगे, माइनस का I1 प्लस का I2, और इनके साथ भी 2 और इसके साथ भी 2 2 2 आ जाएगा ना। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया हूँ मैं। ओके जी, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 2 I1 माइनस माइनस प्लस 2 I2 और माइनस का I1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें माइनस 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 ये सारे क्या हो जाते हैं, ये माइनस माइनस, ये माइनस का I1 माइनस का 2 I1 और माइनस का I1, ये माइनस के 4 I1 हो जाएंगे। इसको लिखें तो ये माइनस के 6 उधर प्लस का 6 हो जाएंगे, यानी कि माइनस के 4 I1 और ये प्लस के 2 I2 इज इक्वल टू 6। बच्चों इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अगर कॉमन है तो माइनस के 2 I1 और प्लस के I2 रह जाते हैं इक्वल टू 6। ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जब डिवाइड होगा तो क्या होगा जी, जब ये इधर जब डिवाइड होगा 6 के नीचे आएगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि इसको इधर ले जाके मैं लिख सकता हूँ 3। ओके, सो इसको अगर हम ब्रैकेट इसकी ओपन कर दें अब आप, और इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने लगाई है फर्स्ट जो हमारे पास लूप थी उसके ऊपर। अब हम अप्लाई करते हैं सेकंड लूप के ऊपर। डस्टर कहाँ पे, ओके जी, यहाँ पे हम सेकंड लूप के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सेकंड के लिए मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, स्पेस है हमारे पास। सेकंड लूप, तो सेकंड लूप के लिए हम देखें हमारे पास जो पोटेंशियल चेंजेस हैं उसके लिए आप देखें, ये हमारे पास करंट इधर से जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी E2 हमारे पास प्लस का होगा इसमें सेकंड लूप के लिए, E2 प्लस का। फिर आगे आप देखेंगे उसके बाद जा रहा है I5 में से I2 जो है माइनस का I2 R5, I2 जो है R5 में से गुजर रहा है, उसके बाद R4 में से गुजर रहा है, माइनस का I2 R4, ये देखिए R4 में से गुजर रहा है। उसके बाद R2 में से आएगा, जब ये R2 में से आएगा तो ग्रेटर देन हम लेंगे I2 को और माइनस लेंगे I1 को, और ये हो जाएगा R2। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये बच्चों गुजर रहा है किसके अंदर, R6, यानी कि R6 में से। तो R6 में से भी अगर हम लें तो माइनस का I2 और ये हो जाएगा R6 इक्वल टू 0। या मैंने हर कंपोनेंट में जो करंट गुजर रहा था वो लिख लिया है। अब किस में से गुजर रहा था, E2 में से, R5 में से,
इसी तरह बच्चों अगर आप देखें R4 में से, इसी तरह R2 में से 2 करंट गुजरेंगे और R6 में से I2 ही गुजरेगा। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी E2 10 है, माइनस I2 हमने मालूम करना है, R5 देखें तो 2 आ रहा है, 2 I2 माइनस R4 देखें 1 आ रहा है, तो 1 लिखो या ना लिखो अपनी मर्जी है, मैंने पहले लिखा था अब मैं नहीं लिख रहा, तो ये I2 ही आ जाएगा माइनस का, ठीक है। इसी तरह माइनस अगर आप देखें R2, तो R2 आपके पास 2 ओम आ रहा है, अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, डायरेक्ट करने लगा हूँ, R2 जो है 2 ओम जो है, ठीक है, वो आएगा हमारे पास माइनस 2I2 माइनस माइनस प्लस 2I1, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास R6, एक्चुअली ये R6 है, मैंने R4 लिखा हुआ है, ये R6 है, R6 में से I2 गुजर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास जी माइनस का I2, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने R6 की वैल्यू 1 जो है यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है इक्वल टू 0। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें, ये हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है, इसको हम साफ़ नहीं करते, ये मैं साफ़ करने लगा हूँ। ओके, अब हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करें, तो इसमें से I2 देखें, एक I2 ये है, एक I2 ये है, एक I2 ये है, और ये भी I2 है, तो ये हमारे पास I2 2 2 4 4 2 और 6, तो बच्चों ये हमारे पास 6 I2 हो जाते हैं, प्लस का 10 उधर जाकर माइनस का 10 हो जाएगा, और I1 हमारे पास देखें कितने, एक ही है, 2I1 माइनस के 6I2 इज इक्वल टू माइनस का 10, ये देखें ये प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा। इसी तरह -2 -1 -2 -1, ये माइनस के 6 बनते हैं I2 के साथ, तो -6I2 प्लस का 10 होगा, माइनस का 10 होगा। इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? ओके, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं ज़रूरत? क्योंकि हमारे पास जो ये इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें। इसे अगर आप गौर से देखें I1 और I यानी इक्वेशन 1 मैं इधर लिख देता हूँ, ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। ओके, अगर आप गौर से देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 1 और 2 में 2 चीज़ें कॉमन आ रही हैं, एक तो 2 और दूसरा I1, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ, ठीक है। दोनों जो हैं वो ऑपोजिट साइन के साथ अगर आप देखें तो ये हमें दोनों ऑपोजिट साइड के साथ नज़र आ रही हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऐड कर देते हैं दोनों को। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पर ऐड कर दूँ, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5 I2 इज इक्वल टू, अब इसमें से करेंगे तो हमारे पास माइनस का आ जाएगा 7, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास I2 इज इक्वल टू -7 ओवर -5। तो इसका आंसर निकालें तो आंसर आता है हमारे पास 1.4 एम्पेयर। तो ये हमारे पास आ गया I2 तो हमने निकाल लिया जी 1.4। अब हम निकालते हैं I1। तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए I2 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से जिस मर्जी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर हम I2 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से जिसमें मर्जी पुट कर लें तो हमारे पास I1 की वैल्यू भी आ जाएगी। फिर हम हर एक रजिस्टर के क्रॉस जो करंट होगा वो हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास अगर आप वैल्यू पुट करें जी I1, तो एडिंग इक्वेशन 1 और 2 मैंने किया तो ये आंसर आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग इक्वेशन इनटू 1 इक्वेशन के अंदर अगर ये वैल्यू पुट करता हूँ 1 इक्वेशन के अंदर तो मेरे पास माइनस के 2 I1 प्लस 1.4, ये देखें मैंने I2 की जगह 1.4 जो है वो पुट किया है, यानी कि इसको मैं दोबारा ऐसे भी लिख सकता हूँ 7/5, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ये 7/5 हो जाएगा और ये इक्वल आ गया 3 के। अगर मैं बच्चों इसको उधर ले जाऊं तो माइनस का 2I1 इज इक्वल टू 3 माइनस 7/5। अगर इसको मैं 5 वहाँ पे एलसीएम ले लूँ, 5 एलसीएम आ जाएगा। अगर आप देखें 5 एलसीएम आ गया और ये हमारे पास 15 माइनस 7 जो कि इक्वल आएगा हमारे पास 8/5 के। तो अगर इसको और मज़ीद सॉल्व करें तो I1 हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसके साथ 4 आ जाएगा, यानी कि I1 हमारे पास आ गया माइनस का 4/5। यहाँ फिर इसको आप लिख सकते हैं 4/5 को, I1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं
0 माइनस का 0.8 एम्पेयर। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास I1। तो मैं ये दोनों I1 और I2 जो है ये साफ करके यहाँ पे लिखता हूँ। उसके बाद हम निकालेंगे हर एक रजिस्टर के क्रॉस करंट को। ओके जी, I1 हमने निकाला -4/5 या 0.8 एम्पेयर। I2 हमने निकाला था 7/5 या 1.4 एम्पेयर। ये हमारे पास I1 और I2 आ गए। अब हमने हर एक रजिस्टर के क्रॉस जो है I1 I2 जो है वो निकालना है। ठीक है, अब इनको निकालते हैं। यहाँ पे ये मैं साफ करने लगा हूँ। ओके जी, इनको हम हर रजिस्टर के क्रॉस जो निकालने लगे। सबसे पहले हम निकालते हैं करंट थ्रू R रेजिस्टेंस 1। मैं R1 में से जो है सबसे पहले करंट निकाले जा रहा हूँ। R1 में देखें आप बच्चों कौन कौन सा करंट गुजर रहा है। R1 में से हमारे पास सिर्फ I1 गुजर रहा है। तो I1 जो है R1 में से गुजर रहा है, इसका मतलब थ्रू R1 में से देखें I1 जो निकला वो कौन सा है, ये वाला 0.8 एम्पेयर। इसी तरह आप देखें कि R3 में से भी ये गुजरेगा। सो यहाँ पे R1 और R3 में से जो करंट गुजरेगा वो हमारे पास I1 ही होगा, यानी I उसको कह लें, वो होगा 0.8 एम्पेयर। ये हो जाएगा हमारे पास R3 और R1 में से। ठीक है, इसमें सिंगल सिंगल करंट गुजर रहे हैं। इसी तरह अगर आप R2 में से देखें तो R2 में से दोनों करंट सम हो गुजर रहे हैं R2 में से, तो हो गया हमारे पास I1 प्लस I2। तो बच्चों इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 1.4 प्लस 0.8, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 2.2 एम्पेयर। ठीक है, इसी तरह लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपने दोनों करंट को ऐड करना है, जो कि आपका आंसर 1.25 आएगा फिर। ओके, ये तो हो गया हमारे पास R2 में से। हमने 3 रजिस्टर में से निकाल लिया है। अब 3 जो रहते हैं उनमें से भी निकाल लेते हैं। बाकी रह गया, आप देखें कि जो करंट हमारे पास R6 और R4 और R5 में से गुजरेगा वो भी सिंगल सिंगल करंट ही होंगे ना, तो वो भी इस सारे सिंगल करंट हो गए, यानी कि R4 R5 और R6 इन सब में, इन तीनों में से, इन तीनों रजिस्टर में से सिर्फ एक ही करंट गुजरेगा, वो होगा I2। और वो बच्चों हमने I2 निकाला था, कितना था, I2 निकाला था कितना, 1.4 एम्पेयर। तो इन सब में से जो है 1.4 एम्पेयर जो है वो करंट गुजरेगा उसमें से। अब हमने क्या निकालना है, हमने सारे करंट निकाल लिए तमाम रजिस्टर्स में से। अब निकालनी हमने पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन यानी पावर हमने मालूम करनी है अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो ईच रजिस्टर के क्रॉस पावर डिसिपेशन निकालते हैं सबसे पहले। ये आपने नोट डाउन कर लिया, हमने इस तरह इसको सोल्व करना है। सेकंड जो पार्ट था हमारा पावर डिसिपेशन का, वो हम निकालने जा रहे हैं। ओके जी, पावर डिसिपेशन अक्रॉस P1, पावर डिसिपेशन अक्रॉस R1। R1 के क्रॉस हमारे पास P1 होगी, ठीक है, जो कि R1 के क्रॉस होगी। और आपको पता है हमारे पास क्रॉस R1 हमारे पास जो पावर होगी वो Pi² इंटू R होती है ना। पावर का फार्मूला क्या होता है, I² इंटू R। तो ये P1 होगी क्रॉस R1, तो इसलिए मैंने इसको R1 का नाम दे लिया। और इसी तरह इसमें से जो करंट गुजरेगा वो I1 गुजरेगा। तो वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, 0.8 इसका स्क्वायर ले लेंगे, मल्टीप्लाई इसके साथ R1 हो रहा है वो हमारे पास 1 है, तो इसका स्क्वायर लेके जब आंसर निकल होता है 0.64 वॉट। ये हमारे पास अक्रॉस R1 होगी। इसी तरह अक्रॉस R2 अगर आप देखें, ठीक है, R2 के अक्रॉस, बल्कि R3 के अक्रॉस बच्चों, R3 के अक्रॉस अगर देखें तो हमारे पास सेम ही होगी, P3 उसे कह लें, वो होगी R1 स्क्वायर, इस तरह R3, तो ये भी हमारे पास 0.8 इसका स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, ये भी हमारे पास 0.64 वॉट बल्कि, ठीक है, वॉट। ये हमारे पास P3 यानी R3 के क्रॉस हो जाएगी। इसी तरह R2 के क्रॉस मालूम करते हैं जी, वो होगी हमारे पास पावर P2, वो होगी हमारे पास I1 प्लस I2 और R2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू I1 प्लस I2 को ऐड करके आती है 2.2
इसका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय R2 हमारे पास 2 है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 9.68 वॉट जो है इसकी पावर आती है। I1 प्लस I2 अक्रॉस R2 जो है इसके अक्रॉस जो पावर डिसिपेशन है वो हम निकाल रहे हैं, हमारे पास कितनी आ गई है 9.68। हम निकाल रहे हैं पावर डिसिपेशन, इससे पहले बच्चों हमने निकाल ली अक्रॉस ईच रजिस्टर हमने करंट निकाला है, अब हम पावर डिसिपेशन निकाल रहे हैं। पहली पावर डिसिपेशन P1 जो अक्रॉस R1 होगी, दूसरी पावर डिसिपेशन P2 अक्रॉस R2, तीसरी R3, P4, P5 एंड P6 रिस्पेक्टिवली। तो P1 जो है अक्रॉस R1 हमने निकालनी है, फार्मूला I1 स्क्वायर R1 0.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल होगा 0.6 वॉट। इसी तरह हमारे पास P3 जो है अक्रॉस P3 हमारे पास पावर वही होगी जो कि R1 के क्रॉस होगी, क्योंकि दोनों के क्रॉस करंट सेम गुजर रहा है। अगर दोनों के क्रॉस करंट सेम गुजर रहा है तो 0. इसकी पावर भी 0.64 होगी। अब हम निकालते हैं R2 के क्रॉस। R2 के क्रॉस हमारे पास दोनों करंट सम होंगे, इनका स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाई बाय R2, फार्मूला हमारे पास वही होता है P इक्वल टू I स्क्वायर R। सो यहाँ पे हमारे पास I1 प्लस I2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 के क्रॉस, यानी कि इन दोनों के ऐड करें हमारे पास आंसर क्या आया था 2.2 एम्पेयर। सो 2.2 एम्पेयर का हमने लेना है स्क्वायर, और R2 की वैल्यू आपको गिवन है 2, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 9.68 वॉट। तो बच्चों अब हमने निकालनी है पावर क्रॉस, यानी कि पावर P4, P5 और P6 सबका आंसर सेम ही होगा, ठीक है। इसलिए हर एक के क्रॉस जो है आपने इसी तरह निकाल लेनी, सिर्फ यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है वो चेंज होगा, करंट वो I2 ही रहेगा। तो हमारे पास होगी I2 R4 इसका स्क्वायर, इसी तरह I2 I स्क्वायर R5, इसी तरह बच्चों हमारे पास I स्क्वायर यानी I2 स्क्वायर और R6, इन सब की वैल्यू सेम है, सिर्फ I6 R5 की वैल्यू जो है थोड़ी चेंज आएगी, R5 की वैल्यू थोड़ी चेंज लेके आते हैं। बाकी इसमें देखें आप, चलो 1 बाय 1 निकाल लेते हैं, इसे भी 1 बाय 1 ही इसे निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं P4 R4 के क्रॉस। R4 के क्रॉस निकालनी तो I स्क्वायर हमारे पास जो है आपको पता है, P4 के क्रॉस निकालनी तो I स्क्वायर हमारे पास कितना था 1. I2 जो है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर हमारे पास आ जाता है जी इसको सॉल्व करने के बाद 1.96 वॉट, ठीक है। अब जो पावर I4 के क्रॉस है वही पावर जो है R6 के क्रॉस होगी, यानी P6 इक्वल टू हमारे पास वही होगी जो कि P4 के इक्वल है, यानी कि 1.96 वॉट। इन दोनों के क्रॉस जो है पावर डिसिपेशन सेम होगी, R4 के क्रॉस भी और R6 के क्रॉस भी पावर डिसिपेशन सेम होगी। R5 के क्रॉस देखें तो हमारे पास वो हो जाएगी P5, यानी कि I2 का स्क्वायर इंटू R5। सो I2 का स्क्वायर हमारे पास उसी तरह 1.4 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R, ये 2 है, तो आंसर हमारे पास जो है अक्रॉस 3.92 वॉट। ओके, सो इस तरह जो है हमने इनको मालूम करना है। अगर आप देखें R5 के क्रॉस, यस दिस इज़ R5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है कितना जी 3.92। ये तमाम आंसर जो है आपकी बुक के साथ जो है रिजेंबल करते हैं। आपने इन न्यूमेरिकल्स को जो है केयरफुली जो है, लास्ट वाले न्यूमेरिकल जो है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, पेपर में आने के इनके चांसेस 50-50 होता है, बहुत कम में ऐसे न्यूमेरिकल आ जाएंगे, क्योंकि इनको सोल्व करने के लिए आपको पता है यहाँ पे हमें कितना टाइम लगा। जब आप सोल्व करोगे तो आपको भी इतना ही टाइम लगेगा, तो इनके आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है।